बच्चों, आपको पाठ 4 का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पाठ भेजा था। आपने पढ़ा होगा। क्या था? परमाणु की संरचना। अध्याय 3 में आपने अणु और परमाणु पढ़ा। जैसे आपको पता है, जितने भी पदार्थ हैं ये छोटे छोटे अणुओं से बने। अणु किससे बने? परमाणु से। इसमें आपने पढ़ा था, जब पाठ 3 पढ़ाया गया था, उसमें डाल्टन साहब ने एक थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था, जिसे डाल्टनवाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। खैर, ये बात को कट गया। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये इनका कथन भी थोड़ा सा विवादास्पद रहा। हम चलते मूल बात पे। डाल्टन ने एक चीज कही थी, परमाणु अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। बहुत सालों तक यही थ्योरी चलती रही कि परमाणु अविभाज्य, परमाणु को तोड़ा नहीं जाता। देखिए, एक चीज और बताऊं, अणु से छोटे होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। और डाल्टन ने कहा परमाणु जो है वह अविभाज्य है, यानी कि वो तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बात को कुछ वैज्ञानिक 1900 शताब्दी तक ये पता चल गया था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। इसमें जैसे आपका जे थॉमसन थे, जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। और आपके गोल्ड स्ट्रीम थे, इन्होंने धनात्मक कण, परमाणु के अंदर धनात्मक कण प्रोटॉन की खोज कर दी। एक वैज्ञानिक और आए, चैडविक, इन्होंने परमाणु के अंदर ही एक ऐसे कण की खोज की जो न धनात्मक था न ऋणात्मक प्रवृत्ति का था, यानी कि उदासीन प्रवृत्ति का था, जिसको न्यूट्रॉन कहा गया। जैसे हम कहते हैं ना, न्यूट्रल पर्सन है, यानी कि ना उदासीन पर्सन है, न इधर की न उधर की, तो ऐसी न्यूट्रॉन की खोज। तो इस प्रकार परमाणु में 3 मुख्य कण हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी जब खोज हो गई तो परमाणु अविभाज्य रहा ही नहीं। परमाणु को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। अब प्रश्न आया कि परमाणु की संरचना कैसी होगी, या परमाणु दिखने में कैसा होगा। अपने समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणाएं, थ्योरीज दी। इसमें सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा परमाणु की संरचना में जो पहला सिद्धांत थ्योरी दी थी, वो था थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने कहा कि जिस प्रकार आपने देखा होगा, तरबूज देखा का, तरबूज में जिस प्रकार ये काले काले बीज अंदर धंसे रहते हैं, ये बाकी क्या है? लाल भाग है, लाल भाग है। उनका ये लाल भाग, ये परमाणु का धनात्मक आवेशित कणों का भाग है, और बाकी ये बीज जैसे धंसे हुए हैं, वह इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बीच बीच में धंसे हुए रहते हैं। तो न्यूट्रॉन की कोई बात ही नहीं आई। तो इलेक्ट्रॉन कोई क्रम से नहीं लगे हैं, बीच में धंसे रहते हैं। यह सिद्धांत ज्यादा नहीं चल पाया। दूसरे आए थे, ये था किसका? आपका ये वाला जो था, जे थॉमसन का वाला। दूसरा आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जी ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने कहा, बहुत एक महत्वपूर्ण उन्होंने खोज की थी। उन्होंने धातु की एक पन्नी ली, उसमें ये ऐसे परमाणु है, इनमें ये धातु की पन्नी है, इसमें लाखों
कणों से के मोटाई से होगी। इन्होंने इसमें अल्फा कण डाले। ये तीव्रगामी कण होते हैं। अल्फा कण बड़ी तीव्रगामी, बहुत तेजी से चलते हैं। ये धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्होंने ये कणों की बौछार इस धातु की पन्नी में की, बहुत बारीक धातु की पन्नी में की। इन्होंने देखा कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण जो है वह जाना सीधे चाहिए था, ये अपने मार्ग से चले हट गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए। कुछ जो है वह टकरा कर जो है वापस आ गए। तो ये जो 3 परिणाम मिले उनको, इसके आधार पर उन्होंने परमाणु की संरचना की व्याख्या करी। उनका पहला, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए हैं, वो ये बताता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। क्या है? खोखला है, जिसके कारण ये अल्फा कण सीधे निकल गए, परमाणु से गुजरते हुए निकल गए। दूसरा, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। कैसी कण है? ये धनात्मक प्रवृत्ति की है। और देखिए, जो समान आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित में हटाते हैं। इसका मतलब ये हुआ परमाणु में कोई ऐसा आवेश है वह जो इसको, इन किरणों को अपने मार्ग से हटा रहा है। तीसरा, कुछ अल्फा कण परमाणु से टकराकर वापस लौट आए। तीसरा, उन्होंने कहा कि परमाणु के बीच में कोई ऐसा ठोस भाग है जिसको यह अल्फा कण भेद नहीं पा रहे हैं और लौट के आया है। इसके आधार पर उन्होंने व्याख्या करी। उन्होंने कहा, क्या निष्कर्ष निकाला कि साहब ये पहली किरण जहां से निकली, पहली चीज खोखला होता है। दूसरा, बीच में कहीं पर इसके धनावेश होगा जिसके कारण ये अपने मार्ग से हट गई, विचलित हो गई। तीसरा, ठोस भाग। उन्होंने कहा कि जो खोखला भाग है परमाणु का, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें घूमते हैं या उसमें रहते हैं। दूसरा, जो किरण लौटी थी, तो कहा कि परमाणु के बीच में कहीं पर ऐसा धन आवेश है जो इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन कहाँ है, इसके बीच में कहीं पर है। तीसरा, जो किरण लौट के आ गई, कहा कि परमाणु के बीच में ऐसा कोई ठोस भाग है जो प्रकाश की अल्फा किरणों को वह लौटा दे रहा है, या अल्फा किरण उनको भेद नहीं पा रही है। उसको उन्होंने एक शब्द दिया था, न्यूक्लियस, नाभिक। नाभिक की खोज, नाभिक की खोज रदरफोर्ड साहब ने कि परमाणु के बीच में एक ठोस भाग है जिसको हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रश्न आता है, नाभिक में क्या है? नाभिक में, क्योंकि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में घूमते हैं। साहब, इनकी थ्योरी पर भी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब, अगर कोई कण चक्कर लगाता है, घूमता है, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में ह्रास होता है। और क्या है कि ऐसे चक्कर लगा रहा है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और अंत में कहा इलेक्ट्रॉन ने कहा गिर जाना चाहिए था, नाभिक में गिर जाना चाहिए। नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर जाना चाहिए, और नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर गया तो परमाणु का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा ऐसे। लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो यहां पर रदरफोर्ड साहब कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है घूम तो रहे हैं कक्षाओं में, या जो खोखले भाग में घूम रहे हैं, घूमते घूमते इनकी ऊर्जा कम होते जानी चाहिए और अंत में नाभिक में गिर जानी चाहिए, क्योंकि भाई कोई भी गति करेगा ऊर्जा में ह्रास होगा। इसका जवाब दिया था बोर ने। बोर का परमाणुवाद, इन्होंने कहा साहब ये कह तो ठीक रहे हैं, यहां तक तो पहेली सुलझ गई परमाणु की,
बोर ने कहा तीसरा परमाणु मॉडल। बोर ने कहा क्या तो सही रहे, बीच में परमाणु के क्या है, नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन खोखले भाग में घूमते तो हैं, इन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा का नाम उन्होंने के दिया, दूसरी एल, तीसरी एम, तीसरी चौथी एन, के, एल, ये अलग अलग ऊर्जा स्तर की कक्षा है। दोनों बढ़ते जाएंगे ऊर्जा स्तर इनका घटेगा, तो अलग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग ऊर्जा स्तर के होते हैं, तो उनको वह क्रमशः इन कक्षाओं में रखते हैं। अब फिर एक प्रश्न और आ गया, क्या सभी इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में रहते हैं? इनका वितरण कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनों का कक्षाओं में वितरण कैसे आएगा? तो इसके लिए नियम दिया था, आता है बोर और बरी, बोर एंड बेरी का सिद्धांत। यह है 2n² नियम। n यहां कक्षा, इलेक्ट्रॉन की कक्षा को बताता है। जैसे ये प्रथम कक्षा n = इसका 1, n का 2, n का 3, n का 4, अलग अलग कक्षा। k कक्षा के लिए n का मान 1, l कक्षा के लिए n का मान 2, m कक्षा के लिए n का मान 3, n कक्षा के लिए n का मान 4। अब देखिए पहली कक्षा k में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस नियम को देखते हैं। देखिए k कक्षा है, इसके लिए n का मान 1 है। k कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? देखिए सूत्र में रखिए 2n², 2 गुणा n का मान k के लिए क्या है, 1 है, 1 का वर्ग बराबर 2 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 2। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। दूसरी कक्षा n, n का मान कितना है? 2, वही 2n² नियम, 2 गुणा 2 का वर्ग, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। तो n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। निश्चित है 8 से 9 नहीं होंगे। इसमें जो जो अलग अलग तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उनको इस ढंग से अरेंज किया जाता है, उनको अलग अलग कक्षाओं में इस प्रकार रखा जाता है। इस प्रकार m कक्षा है, इसमें कितने आएंगे? अधिकतम 18। n कक्षा है, इसमें कितने आएंगे? 32। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरा जाता है। इसके बाद मैं आपको परमाणु विन्यास, तत्वों का अलग अलग तत्व हैं, इनका परमाणु विन्यास बताऊंगा। तब तक आप इसका अध्ययन कीजिएगा, परमाणु विन्यास कैसे बनाते हैं ये बताऊंगा।